आलिया रेगुलर क्यों नहीं हो भाई? अभी 2-3 दिन से तुम एब्सेंट थी। आलिया, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस मैम, आ रही है। कहाँ थे? मैम एक्चुअली वो ना स्कूल में जो थे ना असेसमेंट हमें हाफ ईयरली में नहीं दिए थे, तो ना फाइल सर ने सारी अभी दे दी थी तीनों सब्जेक्ट्स की। तो वो थोड़ा करना था, और ये वाला चैप्टर मेरे को पर्सनली थोड़ा नहीं आ रहा था समझ, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने 2-2 बार देखी है। तो वो रिकॉर्डिंग से देख रही थी इसलिए। हो गया अब? मैम अभी भी एक लेक्चर बचा है। मतलब जितना पढ़ा है उतना आ गया समझ? ऑलमोस्ट आ गया, बट हाँ इस चैप्टर में थोड़ा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा, करना क्वेश्चन पड़े ज्यादा लग रहे हैं। करना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओ सॉरी, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जो है क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। आप मेरा, जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, चाहे आप रिकॉर्डिंग से देख रहे हो या लाइव क्लास आप देख रहे हो, तो देखो मैं किस तरीके से, किस वे में स्ट्रक्चर्स को बना रही हूँ। आपको वैसे ही तरीके से सीखना अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो चैप्टर। ठीक है। क्योंकि ओके अगर सिर्फ करने को स्ट्रक्चर कर लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा ओएच का बॉन्ड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना। अमाइनो एसिड्स में टायरोसिन क्या होगा, फिनाइलएलानिन क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो उस तरीके से पढ़ो जैसे मैंने पढ़ाया है, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है, बस उसी को ही फॉलो करो, आ जाएगा। और कहीं पे भी डाउट आता है, मैं हूंगी। बस मैं आपको यही कह रही हूँ कि 1 दिसंबर से जितने बच्चे तुम यहाँ पे बैठे हो, 1 दिसंबर से लेकर जो 11 जनवरी तक क्रैश कोर्स, मैं डेली बोल रही हूँ क्रैश कोर्स के बारे में, क्योंकि इसका अलग से ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है, राइट। सो आप लोगों को ये समझना है, 1 दिसंबर से 11 जनवरी तक कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। ठीक है। जब जब आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ, समझ रहे हो, और जो भी पढ़ाया जाएगा वो भी। तो प्लीज क्लासेस को स्किप मत करिएगा। हम्म। ओके मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स वाला पार्ट पढ़ा दिया है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में और आपका प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स हमने किए थे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था बायोमोलिक्यूल्स का, वही था जो कल खत्म हो चुका है। अब तो कुछ 5-10% रह गया होगा ये चैप्टर, जो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। सो आज बेसिकली विटामिन के बारे में पढ़ना है, कि विटामिन, कौन कौन से विटामिन पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज होती हैं वो हमें याद करनी है। रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया वाला, सही बता रही हूँ। उसकी ट्रिक अगर तुम्हें मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना रट्टा मारना पड़ेगा। नीट वाले बच्चों को वो आता है, ऑलरेडी आता है, क्योंकि वो पढ़ते ही हैं। ठीक है, बट जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको करनी पड़ेंगी याद चीजें। उसके बाद एंजाइम्स का एक छोटू सा पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट, केमिकल टेस्ट जो आते हैं इसमें, कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है ना। एल्डोज और कीटोज को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, प्रोटीन्स के लिए कौन सा टेस्ट, वो हमें यहाँ पे देखना है। इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है हमें, केमिकल टेस्ट में सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें करना है कि ये फलाना टेस्ट इस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, ये फलाना टेस्ट प्रोटीन्स के लिए होता है, ये सब करना है। तो बहुत छोटा सा ही आज का रहेगा सेशन, और उसके बाद वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है जी। मैं आप लोगों को जो मैंने वर्कशीट अपलोड करती हूँ मैं, वही तुम्हारा टास्क रहेगा बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए आइए। तो विटामिन, हेलो। विटामिन, बात ही नहीं
हेलो, भाई तुमने गलती से लग गया। नहीं गलती नहीं होती इनसे, रुक जा पापा के नंबर पे हेलो करते कोई हैं। बोल रही है, ये नाम तो नहीं बोल रही लोग। गलती नहीं करते फोन करके। नमन शर्मा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। थर्ड है आपका केमिकल टेस्ट। चलिए ओके, सो मैं मान के चल रही हूँ जितना मैंने पढ़ाया अभी तक आ गया होगा समझ में। प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर, एक दिन बैठ जाओ, सिर्फ एक दिन। इस चैप्टर को 3 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा जब तुम फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो, और जब तुम फोर्थ टाइम रिवाइज करोगे तो ये चैप्टर 45 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। दिखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत छोटा। मैंने इसलिए खिंचवाया क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाना चाहती थी, बट कि बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। 2.5-3 घंटे में तो तुम लोग रिवाइज कर लोगे फर्स्ट टाइम। बैठो, स्ट्रक्चर बनाओ, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, है ना, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का, माल्टोज का, इनके स्ट्रक्चर बनाओ। अमाइनो एसिड्स बनाओ, है ना, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, बेसिस बनाओ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बैठ के एक दिन प्रैक्टिस करो सारे स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जो अगर मैं विटामिन की बात करूंगी तो 2 तरह के विटामिन हैं। कौन कौन से? एक तो फैट सोलुबल विटामिन है और वाटर सोलुबल विटामिन है। जहां जहां ट्रिक होगी वहां वहां मैं बता दूंगी आपको याद रखने की, ठीक है। फैट सोलुबल विटामिन कौन से होते हैं? जो फैट में सोलुबल होते हैं बट पानी में वो सोलुबल नहीं होते हैं, समझ गए? जो फैट में सोलुबल होते हैं, पानी में सोलुबल नहीं होते। ऐसे कौन से होते हैं बेटा विटामिन? ए, डी, ई, के। कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? कीड़ा से। किससे? कीड़ा। सुना है ना, कीड़ा, कीड़ा। तो कीड़ा से याद रहेगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये क्या होते हैं? फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। याद रख सकते हो, इससे आसान तो नहीं होगा कुछ भी। फ्री के नंबर मिल सकते हैं तुम्हें इसमें, अगर आ गया तो। पेपर में आते भी हैं क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो दे आर स्टोर्ड इन, जो ये फैट सोल्यूबल वाले विटामिन होते हैं कीड़ा, वो कहाँ पे होते हैं स्टोर्ड? लीवर एंड फैट स्टोरिंग, लीवर एंड एडिपोज में। कहाँ होते हैं? लीवर और एडिपोज में ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है जी। अच्छा ओके, ये आपको ध्यान रखना है, फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं और कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल में कीड़ा के अलावा, यानी कि हमारा एक हमारे जो विटामिन बी होते हैं, विटामिन बी, स्पेलिंग गलत लिखती, विटामिन बी एंड सी, ये हमारे वाटर में सोलुबल होते हैं, ठीक है जी। विटामिन सी तो सबने सुना है ना, पानी वाली चीजें, है ना, वो वाटर सोलुबल होते हैं। और आपके विटामिन बी वाले भी सोलुबल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा मैम, अब देखो जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं वो आप अपनी डाइट में लेते हो और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, गेटिंग माय पॉइंट। और वो स्टोर नहीं होते, खाते हो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, खाते हो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। सिर्फ एक को छोड़ के, कौन है वो ऐसा विटामिन B112 जो स्टोर नहीं होता है, जो स्टोर होता है, दैट इज विटामिन B12। ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। समझ गए? समझना तो क्या ही है इसमें, याद हो गए? बोलो, नहीं हुए तो याद करो भाई, मैं तो करूंगी नहीं, तुम ही करोगे। अब इसमें तो क्या ही मुश्किल है भाई। माना कि केमिस्ट्री के बच्चे हो बट विटामिन सी वगैरह के बारे में तो पता ही है तुम्हें। आंवला वामला नहीं खाते क्या तुम लोग? फैट सोलुबल कौन से होंगे? कीड़ा, कीड़ा पता है ना, कीड़ा, घर में कीड़ा देखा होगा तुमने, ठीक है। तो विटामिन के, ई, डी और ए ये फैट सोलुबल होते हैं। वाटर सोलुबल में बी और सी होते हैं।
सब ये क्या होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, रेडली एक्सक्रीट हो जाते थ्रू यूरिन और स्टोर नहीं होते, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, सिर्फ कौन से विटामिन को छोड़ के, B112, B112 मतलब 112 कह रही हूँ, 12 विटामिन B12 जो है स्टोर होता है बॉडी में, बाकी नहीं होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कुछ विटामिन दे रखे हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर बॉडी में उनकी कमी होगी तो फिर क्या होगा। तो आपको सोर्सेज नहीं याद रखने हैं, आपको ये देखना है कि उनकी कमी हो जाएगी तो क्या डिसीज होगी। अब इसको याद करना है, 4 नंबर चाहिए तो याद कर लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, सीधी स्पष्ट बात है। तो अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो ये क्या करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो इससे क्या होता है, जीरोथैल्मिया होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ठीक है, और इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। जीरोथैल्मिया क्या है, वहां पे हार्ड हो जाता है क्या, कॉर्निया, ठीक है, तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज हो सकती है। विटामिन B1 इसको थायामिन भी बोलते हैं, तो पेपर में जरूरी नहीं है वो तुम्हें विटामिन B1 लिख के दे, वो तुम्हें थायामिन लिख के भी दे सकता है। तो तुम्हें समझना है थायामिन का मतलब वो कौन से विटामिन की बात कर रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी, B1 की बात कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अगर मान लो, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे क्या होती है, कौन सी डिसीज होती है, बेरी बेरी में क्या होता है, भूख कम लगने लग जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर है, क्लियर तो क्या है, याद करो इसको। विटामिन B2 इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, तो अगर एग्जामिनर बोलता है राइबोफ्लेविन तो मतलब वो कौन से विटामिन की बात कर रहा है, B2 की बात कर रहा है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, होठ फटने लग जाते हैं, क्या करने लग हो जाते हैं, होठ फटने लग जाते हैं। तो और ऐसे स्किन पे थोड़ी सी जलन सी फील होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। और जो ये होठ फटती हैं, लिप्स और माउथ्स, ये वाली चीजें देखो, ये वाली है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं चिलोसिस, ठीक है। यस मैम। अगर बात करेंगे विटामिन B6 की तो इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। मैम इसके नाम देखो करने पड़ेंगे क्योंकि कई बार नाम से आ जाते हैं। पायरोडॉक्सिन, तो इससे क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो इससे होते हैं कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इससे, कन्वर्जेंस, ठीक है। मीनिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि इनके नाम देख के घबराओ नहीं। उसके बाद अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जो आजकल बहुत बहुत लोगों में है भाई साहब, विटामिन B12 विटामिन D आजकल हर किसी में ही कम है, चेक करवाते रहा करो भाई। विटामिन B12 की जो कमी होती है उसके, अगर आप चाहते हो अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी ना हो तो मीट, फिश, एग और कर्ड से वो आपको मिल सकता है। जो वेजिटेरियन है मेरी तरह वो तो भाई दही से काम चला लेंगे, बाकी जो नॉन वेज खाते हैं वो एग खाया करो, ठीक है, फिश, तो इनसे जो है विटामिन B12 मिलता है, बट ये आपको याद नहीं करना है। इससे अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है भाई, अनीमिया होता है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन बहुत कम आता है। जिसका हीमोग्लोबिन कम है रहता है वो अपना विटामिन B12 चेक कराए, कम पाएगा। इज दैट क्लियर। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे फ्रूट से, जैसे आंवला भी हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इससे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी को हम एक्सकोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अरे बाबा, कौन सा एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे स्कर्वी होता है। स्कर्वी मतलब गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है। क्लियर है।
सो दीज आर द सम, और आगे भी हैं, दीज आर द विटामिन। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, चलो आओ। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरी बेरी, ठीक है। देखो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो बी से बेरी बेरी, बट दिक्कत ये है कि विटामिन बी और भी है, B2 है, B6 है, B12 है। B12 तो याद रहेगा तुम्हें। विटामिन B12 बहुत पॉपुलर है, वो याद रहेगा, अगर इसकी कमी है तो अनीमिया होगा। विटामिन B1 थायामिन बोलते हैं, और इससे भूख कम लगती है, बेरी बेरी नाम की डिसीज। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, होठ फटते हैं, किलोसिस बोलते हैं उसको। विटामिन B6 कन्वर्जेंस होता है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोल सकती ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा, कुछ भी आ सकता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी, आज के टाइम में 80 सर्वे हुआ है कि 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी के जो सोर्सेज है ना, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा वेजिटेरियन वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि धूप में तुम बैठो, धूप में बैठो, सनलाइट लो, ठीक है। विटामिन डी का सोर्स है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग जो है एग और फिश से इसको पूरा कर सकते हो विटामिन डी से। तो ये बहुत बहुत दिक्कत है आज के टाइम में, विटामिन B12, विटामिन डी बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो भाई साहब हड्डियों में दर्द होता है ना, जॉइंट पेन होता है। जो जैसे अपनी जो मम्मियाँ की एज है, मम्मियों की, उनके, मेरी मम्मी को तो रहता ही है, जॉइंट पेन होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी होने से, ठीक है। तो यस, विटामिन ई, विटामिन ई में क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी कमी हो जाती है तो भाई साहब मसल वीक होते हैं। तो विटामिन डी और ई को आप थोड़ा साथ साथ याद रख सकते हो। विटामिन ई में क्या होता है, मसल्स वीक होती हैं, थोड़े से ये याद रख सकते हो। उसके बाद विटामिन के से क्या होता है, विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब होता है खून का जमना, ठीक है, उसका टाइम बढ़ जाता है अगर विटामिन के की कमी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके विटामिन है, ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, डी, ई, के, ठीक है। सबसे आसान कौन कौन से, डी सबसे आसान है, विटामिन B12, विटामिन सी ये बहुत आसान है, विटामिन ए आसान है। ज्यादातर तुम्हें ध्यान रखना है जिनके नाम है, थायामिन, राइबोफ्लेविन, पायरोडोक्सिन, ठीक है, एक्सकोर्बिक एसिड, ठीक है क्या। अच्छा विशाल आ गया। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है। और ये एक मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं विटामिन से कि कोई वेरिएशन नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2000 मान लो 20 में सवाल पूछा तो 2024 में कोई डिफिकल्ट सवाल पूछ लेगा, नहीं। सवाल जैसे इसके आते होते हैं वैसे ही आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन में पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजिली, कौन सा ऐसा अपना, B12। B12 जो है इजिली एक्सक्रीट नहीं होता है, स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेस, इस विटामिन के से क्या होता है, डी ऑप्शन। डी नहीं, बी, इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम, ठीक है। इनमें से कौन से विटामिन वाटर सोलुबल है, सी। करोगे तो सारे बच्चे, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें, विटामिन सी। इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, बोन डेफिशिएंसी, डी, डी। विटामिन डी। यस, इससे स्कर्वी, इससे नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन बी में आपको क्या दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है, B6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। विटामिन बी वाला तो नहीं था ना अलग से, हाँ बी वाला नहीं था अलग से, तो नहीं था तो फिर B1 कंसिडर करके आना है, या फिर यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए आइए, अब ये देखो मैच द फॉलोइंग,
राइबोफ्लेविन से क्या होता है? थायामीन, पायरिडोक्सिन, मैम ऑप्शन एक्सकोबिन। सी। फर्स्ट का सी, राइबोफ्लेविन होंठ फटते हैं, किलोसिस। ऑप्शन सी है। थायामीन, भूख कम लगती है, बेरी बेरी। एक्सकोबिक्स, करवी, विटामिन सी, पायरिडोक्सिन से कन्वर्जन। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना है। हो जाएगा? यस यस मैम। ठीक है, आइए यस मैम। बात करते हैं कुछ एंजाइम्स के बारे में। देखो, एंजाइम से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 2024 या 25 में एक बार आया। देखो 20 शिफ्टों में एक शिफ्ट में डाल दिया इससे क्वेश्चन। ठीक है, सो हम लोग ना, देखो सिर्फ 2 ही पेज है एनसीईआरटी और मुश्किल नहीं है, हम पढ़ लेते हैं। एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट ही होते हैं। और कैटलिस्ट के बारे में तुमने पढ़ ही रखा है, क्या पढ़ रखा है कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम करता है। तो यहाँ पे भी यही है। देखो क्या कह रहा है, पढ़ना तुम्हें खुद ही आ जाएगा पढ़ते। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है आपकी बॉडी में बहुत रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड, एन एग्जाम्पल इज द डाइजेशन ऑफ फूड, absorption of appropriate molecules and ultimately production of energy। यही तो होता है। This process involves a sequence of reaction and all these reaction occur in body under a very mild condition। This occur with the help of certain biocatalyst। जिनको देखना आवाज चली गई मेरी। हाँ, तो क्या बोला मैंने कि जो ये रिएक्शंस होती है वो किसकी हेल्प से होती है? कैटलिस्ट की हेल्प से होती है, बायो कैटलिस्ट, है ना। बायो का पार्ट पढ़ लो ना आप लोग, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। समझ रहे हो? एंजाइम्स क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। यहां से आ सकता है सवाल, वो तुम्हें अटकाएगा। फाइब्रस प्रोटीन है कि क्या है? ग्लोबुलर है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। मतलब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि तुम कोई भी एंजाइम ले लोगे और वो कोई भी रिएक्शन करा देगा, नहीं। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम लिया जाता है, ऐसे नहीं अंटशंट तुम कोई ले लो। अब मान लो टांगों में दर्द है और तुम सिर्फ दर्द की दवाई खा लो, फिर बताओ भाई क्या होगा? पैर दर्द, टांग दर्द तो रहेगी। बोलो क्या कहते हो? तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ऐसे नहीं है कि तुम कोई भी रिएक्शन के लिए एक एंजाइम या कोई भी एंजाइम यूज कर लोगे। ठीक है, तो दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। मतलब ये कह रहे जनरली इनका जो नाम दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है कि जब कंपाउंड जिसपे वो वर्क कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे माल्टोज से आपको पता है जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज मिलता है, सबको पता है ना? बोलो। यस मैम। यस तो मैम। जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज होते हैं तो जो इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है वो माल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, तो वो कैसे रखा नाम कि माल्टोज ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए? माल्टेज चाहिए। ठीक है जी, यस। कह रहे हैं कि कई बार एंजाइम आर आल्सो नेम्ड एट आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे यूज। कई बार रिएक्शन के बाद उसका नाम दिया जाता है कहाँ पे उसको यूज किया जा रहा है। देखो जैसे एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ अनदर। मतलब मान लो कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको उस एंजाइम का नाम क्या दे दिया गया कि भाई साहब रिएक्शन क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या नाम दे दिया गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो समझ रहे हो, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? सिर्फ ये एक बात याद यहाँ पे रखनी है कि माल्टोज से ग्लूकोज में चेंज होने के लिए जो तुम्हें एंजाइम चाहिए होता है दैट इज माल्टेज। ये तो आसान है याद करना। हाँ मैम। अब देखो क्या बोल रहे हैं
जैसे हम लोग कैटलिस्ट में पढ़ते हैं ना कि बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है टू रिएक्शन को स्पीड अप कराने के लिए, तो एंजाइम्स भी हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, मतलब केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वही अपने जो वो वाले कैटलिस्ट थे वो भी क्या कर रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर रहे थे, बोलो, कम कर रहे थे। याद है? नहीं याद तो कहाँ सोए पड़े हो भाई साहब? अरे बोलो ना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं हो जाती बैरियर? यस मैम। भूल क्यों गए हो तुम लोग? पढ़ाई छोड़ दी क्या तुम लोगों ने, या कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? आगे बढ़ो। फिर वो कह रहे फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो जो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है दैट इज 6.22। लेकिन अगर आप मान लो उसमें एंजाइम डालो, एंजाइम क्या होता है, कैटलिस्ट, तो इसमें जो एंजाइम हमें लेना होता है दैट इज सुक्रेज। सुक्रेज जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो रिएक्शन देखो कितनी एक्टिवेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ 2.15। तो आप हमें ये तो पता ही है कि मैम कैटलिस्ट तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। तो ये ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे जेई में, ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें काफी सारे एंजाइम दिए हुए हैं, जबकि तुम्हारे एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में सिर्फ एक माल्टेज है एंजाइम और एक सुक्रेज है, ठीक है, लेकिन ये बाकी भी है, तो एक बार इसको पढ़ लो। कौन कौन से हैं, देखो माल्टेज तो क्या करता है, स्टार्च कह रही हूँ, माल्टोज इनटू ग्लूकोज में चाहिए होता है माल्टेज, तो सेकंड का तो हमारे पास डी आएगा, है क्या ऑप्शन में, ये रहा। और देखो एक ही ऑप्शन है, तो अगर ऐसे टाइप के सवाल आ जाएंगे तो तुम्हारे मज्जे मज्जे हो जाने हैं, समझ रहे हो। लेकिन बाकी भी अब सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखो, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया, लिखो लिखो सारे बच्चे जो जो एंजाइम्स है। एक तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि माल्टोज से ग्लूकोज में जाए, मतलब हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके लिए माल्टेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा जाइमेज, जाइमेज क्या करता है, बी का थर्ड, अगर ग्लूकोज जो है हमारा इथेनॉल में चेंज होता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी तुम्हें दिखाऊंगी कि इससे क्या सवाल बना है, तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है दैट इज जाइमेज, ठीक है। उसके बाद अगर स्टार्च आपका माल्टोज में हो रहा है कन्वर्ट, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है अपने को, डाइस्टेज। हाँ आई नो थोड़ा सा अजीब है याद करना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चांसेस कम है आने के। और डी का तो सेकंड मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो कोई रह गया क्या, इन्वर्टेज रह गया, ए का 4, केन शुगर इनटू ग्लूकोज। केन शुगर क्या होती है भाई, बताएगा कोई मुझे? सुक्रोज। सुक्रोज, हाँ, और सुक्रोज कैसी शुगर होती है, इन्वर्ट शुगर होती है ना, तो इसलिए इन्वर्टेज यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो बस ये एंजाइम फटाफट लिख लो अपनी नोटबुक में, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए देखो ये एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखो। वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज से ए बनेगा जब तुम जाइमेज एंजाइम लोगे, तो जब तुम जाइमेज एंजाइम लेते हो तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में। हो गया, चलो ये तो हो गया बायोमोलिक्यूल से सवाल। आगे देखो उसने क्या डाल दिया यहाँ पे, NaOH। कौन सी रिएक्शन है ये, कौन बताएगा मुझे, कौन सी रिएक्शन है, आज तो बता ही दो।
फिंकलस्टीन ना, फिंकलस्टीन में तो एल्काइल आयोडाइड मिलता है भाई और फिंकलस्टीन में तो एल्काइल फिलाइड के साथ रिएक्शन होती है। आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी गुड बेटा, इतना तुम याद रख लो, क्या करूं मैं तुम लोगों का, इतना तो याद रखो, यहीं से ही देख लेते, आयोडोफॉर्म मिल रहा है। तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है पहले तो प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड, और ये देखो ये लिंकेज यही तो चाहिए होती है हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो अब होगा कहने में ये मतलब आयोडोफॉर्म है तो ये वाला ग्रुप तो कन्वर्ट हो जाता है CH3 में, और ये कन्वर्ट हो जाता है सोल्ट में, ठीक है, सोल्ट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे आपसे पूछा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट बी, तो कितने कार्बन है, ओनली, तो ये आपको करना है। चलिए उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक, और लास्ट मैं बोलूंगी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो देखो अगर आपको मान लो मैंने लैब में तुम हो, मैंने तुम्हें कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है बट यू डोंट नो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो तुम सबसे पहले देखो, बात की बात है कि ये मोनोसेक्राइड है, एल्डिहाइड, एल्डोज है, कीटोज है, वो तो बात की बात है। यस दिस इज द, नहीं क्लास तो लास्ट नहीं है, तुम आते होगे क्लास में तभी पता होगा ना ध्रुव कि लास्ट क्लास है क्या है, तुम आते ही नहीं, बस कभी कभी दर्शन देने आ जाते हो क्लास में, है ना, तो ऐसे तो कैसे ही पता चलेगा, है ना। तो दिस इज नॉट योर लास्ट क्लास, बट दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर सिलेबस वाला पार्ट, तुम्हारे सिलेबस की आखिरी क्लास। इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर कार्ब, इतना तो एक्टिव रहना चाहिए कि चल क्या रहा है, सिर्फ क्लास में कोई पार्क में थोड़ी ना घूमने आते हो तुम। हाँ सो जैसे मान लो मैंने तुम्हें सैंपल दिया, तुम ये पता लगा रहे हो, पहले तो यही पता लगाओगे ना कार्बोहाइड्रेट है भी या नहीं, क्योंकि जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट है तभी तो तुम आगे जाओगे पहचानने कि मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है ना, फिर तुम पता लगाओगे कि एल्डोज है, कीटोज है, लेकिन सबसे पहली चीज तो यही होगी ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है तुम्हारा मोलिस्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, मोलिस्ट। इसको बस ऊपर ऊपर से अपने को पढ़ना है, बट मैं थोड़ा सा और बता दूंगी इसके अंदर, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम रहा हो और वो तुम्हें दे दे, बट देगा नहीं, 99% है वो ऊपर ऊपर से ही पूछेगा, राइट। चलिए आइए, देखो मोलिस्ट टेस्ट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं टू डिटेक्ट कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अब ये जो मोलिस्ट रिएजेंट होता है लैब में पड़ा होता है, करना क्या है, जो मोलिस्ट रिएजेंट होता है वो किससे बना होता है, और उसमें क्या क्या होता है, अल्फा नेप्थोल प्लस उसमें होता है आपका इथेनॉल। अल्फा नेप्थोल क्या होता है बच्चों, बताया था मैंने, हाँ मैम बताया तो था, दिस इज अल्फा नेप्थोल, ठीक है। तो जब आप अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल डालते हो, प्लस अगर आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, तो होता क्या है बेटा, क्या देखने को मिलता है तुम्हें, और ध्यान रखना साइड से टेस्ट ट्यूब में तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देना, टेस्ट ट्यूब उसके ड्रॉपर की हेल्प से, समझ गए। सैंपल डालना, अल्फा नेप्थोल, इथेनॉल डालना, और साइड से क्या डाल देना, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर तो तुम्हारे सैंपल में कार्बोहाइड्रेट हुआ तो यहाँ पे जंक्शन पे आपको पर्पल कलर की रिंग दिखाई देगी, इस तरीके से दिख रहा है, पर्पल कलर की रिंग तुम्हें दिखाई देगी एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। तो क्या होगा, लिखो क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन क्या है, पर्पल रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, है ना, ऐसे आपको दिखेगा, दो लिक्विड लेयर जो बनेगी उसके बीच में ऐसे रिंग देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। क्या इतना याद रख सकते हो, या फिर बस इतना याद रख लो कि
कार्बोहाइड्रेट की डिटेक्शन के लिए मोलिस टेस्ट होता है और इसमें क्या होता है, पर्पल रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्या कहते हो? यस मैम। तो Yes, पर्पल Yes. या यू कैन से कई जगह बुक्स में वॉयलेट कलर की रिंग भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। अगर ये आ जाता है तो मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। अब हमें ये, और ये बहुत आसानी से आ जाता है टेस्ट। अगर तुम्हारे सैंपल में है कार्बोहाइड्रेट, वैसे तो पता देख के ही पता चल जाता है, ऐसे चीनी मतलब ऐसे शुगर शुगर सा लगता है, बट अगर ये तुम्हारे सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है तो मोलिश रिएजेंट लैब में अवेलेबल होता है। अगर है तो बहुत फटाक से पर्पल रिंग वहां पे दिख जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये पता लगा लिया कि कार्बोहाइड्रेट है। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इसमें बेसिकली वो है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है ना। ठीक है, तो इसके लिए और हाँ, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोन वाला ग्रुप है, एल्डोज शुगर है, कीटोन शुगर है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है बेटा सेलिवनोव्स टेस्ट, SELIWANOFF, सेलिवनोव्स टेस्ट। ठीक है, ये किसके लिए होता है टेस्ट? ये कीटोन शुगर के लिए होता है। मतलब अगर आपके सैंपल में कीटोन शुगर प्रेजेंट है तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, और अगर नहीं है तो समझ जाना एल्डोज शुगर वहां पे प्रेजेंट है। तो क्या होता है इसमें, बस वैसे तो इतना ही होता है, बट फिर भी मैं थोड़ा और बता देती हूँ। इसमें आप क्या लेते हो, रेसोर्सिनोल लेते हो। रेसोर्सिनोल क्या होता है? रेसोर्सिनोल मैंने बताया भी था अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में। दिस इज रेसोर्सिनोल। ठीक है, RESCOR, रेसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, यस, दिस इज द स्पेलिंग। अच्छा, तो इसमें हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। ठीक है, और अगर हमारे सैंपल में कीटोज मतलब कीटोनिक ग्रुप है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो आपको क्या देखने को मिलता है, अगर तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोज शुगर है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, चेरी रेड कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं या फिर पिंक कलर देखने को मिलता है। ठीक है मेरा बेटा। और अगर मान लो ये नहीं आया, अगर मैं एल्डोज के लिए बोलूं तो कोई कलर देखने को नहीं मिलता। तो अगर कोई कलर नहीं आ रहा मतलब एल्डोज शुगर है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और अगर ये वाला चेरी रेड प्रेसिपिटेट या पिंक कलर आ रहा है तो कीटोन है। तो बेसिकली ये टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, बोलो, एल्डोज एंड केटोज। अगर अरे देख के तो बोल दो, एल्डोज एंड कीटोज। तुम लोग तो ऐसे देखते हो मेरे को जैसे पता नहीं मैं क्या ही तुम्हें रिसर्च आर्टिकल का पेपर दिखा रही हूँ है। ठीक है, तो एल्डोज और कीटोज को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, सेलिवनोव्स टेस्ट। ऊपर ऊपर से ध्यान रख लो, ऊपर ऊपर से कि कीटोज के लिए होता है, मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ऊपर ऊपर से याद कर लो। लिख लिया? चलिए Yes. उसके बाद तीसरा टेस्ट आता है हमारा बारफोर्ड टेस्ट, BARFOED। ये किसके लिए होता है टेस्ट, मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है। मान लो तुमने ये पता लगा लिया कि तुम्हारे में कीटो शुगर नहीं है ना, तो वो सेलेवनोस टेस्ट नेगेटिव देगा। तो उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि मोनोसेक्राइड है डाइसेक्राइड, तो उसके लिए बारफोर्ड टेस्ट हम करते हैं। ये होता है मोनोसेक्राइड के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं बारफोर्ड टेस्ट में, कॉपर सल्फेट लेते हैं प्लस एसिटिक एसिड लेते हैं, या फिर आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, एसिटिक एसिड कॉपर एसीटेट भी ले सकते हो। ठीक है, या तो ये ले लो या कॉपर एसीटेट। ध्यान से देखो दोनों में कॉपर +2 में ही है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर तो आपके सैंपल में बेटा मोनोसेक्राइड है तो आप ये सब डाल रहे हो, सैंपल डालोगे जो भी आपको मैंने प्रोवाइड किया लैब में,
तो आपको रेड ब्राउन पीपीटी देखने को मिलते हैं बड़े ही खूबसूरत से। तो बेसिकली होता क्या, रिएक्शन के दौरान जो कॉपर +2 है वो कॉपर +1 में चेंज हो जाता है, और जो रेड ब्राउन पीपीटी आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। और अगर मैं बात करूं डाइसेक्राइड्स, तो डाइसेक्राइड्स भी देते हैं ये टेस्ट, लेकिन बहुत स्लो देते हैं, एक्सट्रीमली स्लो। तो मतलब अगर मान लो ये करते वक्त तुम्हारा एकदम से रेड ब्राउन पीपीटी नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप क्या बोलोगे कि वो मोनोसेक्राइड नहीं है, डाइसेक्राइड हो सकता है। ठीक है, याद रहेंगे बेटा। 3 टेस्ट कितने बताए मैंने, बारफोर्ड, सेलेविनोस और मोलिस टेस्ट। उसके अलावा टोलिंस टेस्ट, बेंडिक टेस्ट तो मैंने तुम्हें बता ही रखे हैं ना। टोलिंस टेस्ट जो आपके एल्डोज शुगर है ना, वो टोलिंस टेस्ट देंगे, बेंडिक टेस्ट भी देंगे, है ना। तो वो तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देंगे, है ना, फेलिंग टेस्ट भी देंगे। नई तुम्हारे लिए ये चीजें थी तो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, तो सेलेविनोस टेस्ट कीटोज के लिए होता है, बारफोर्ड टेस्ट मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है, और मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए। इतना तो याद रख सकते हो। हाँ मैम, रख तो सकते हैं। चलो आगे आते हैं। यस, नेमिंग, हाँ मतलब इसमें से ये आ जाएगा कि बताओ भाई मोनोसेक्राइड के लिए इसमें से हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा कि कि भाई कार्बोहाइड्रेट है आपका, जिसमें आप कॉपर एसिटेट, कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड डालो तो उससे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, तो बताओ भाई कौन सा टेस्ट है, बारफोर्ड टेस्ट। या फिर ऐसे आ जाएगा बारफोर्ड टेस्ट है तो बताओ इसमें ये किसके लिए होता है और इसमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है, तो डायरेक्ट ये चीज आती है। उसके बाद है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, ये तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ये थ्योरी पढ़ने की खास जरूरत है नहीं। एक होता है हमारा बायरेट टेस्ट, BIURET, बायरेट टेस्ट। ये किसके लिए होता है, प्रोटीन्स के लिए होता है। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए होता है। तो इसमें हमें जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है वो वॉयलेट कलर दिखने को मिलता है। क्या क्या लेते हैं हम इसमें, बेसिक मीडियम होता है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो यस, अगर प्रोटीन है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ये ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक, इसको नाम से याद रखो, अंदर जाने की जरूरत नहीं। एक है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट भी किसके लिए होता है, प्रोटीन्स के लिए होता है। तो अगर आप प्रोटीन्स को बॉईल करते हो विद डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन क्या होता है, मैंने शायद बनवाया भी था तुम्हें एक बार। याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी यहाँ पे। जिसको याद नहीं है वो ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, यस मैम। 1 2 3 4 5। तो ये निनहाइड्रिन था, तो ये भी प्रोटीन्स के लिए होता है। ये ब्लू वॉयलेट कलर क्या देते हैं, अलग देता है, ब्लू वॉयलेट कलर आपको मिलता है। तो बायरेट टेस्ट या ब्यूरेट टेस्ट भी बोल दो, बट ये बायरेट टेस्ट इसको बोलोगे। निनहाइड्रिन टेस्ट, ये दोनों प्रोटीन्स के लिए होते हैं टेस्ट। इज दैट क्लियर, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा एक होता है जेंथोप्रोटीन टेस्ट, ये भी प्रोटीन्स के लिए होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कौन से प्रोटीन्स के लिए होता है, जिसके अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हो। जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हो, कौन कौन से हैं एरोमेटिक बताए थे मैंने, पाइन एंड टिम्बर्स आर ट्रीज, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
ठीक है, तो जब आप अगर मान लो आपके सैंपल में ये है एरोमेटिक वाला अमीनो एसिड है और आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, किसके साथ करना है, सैंपल लेना, उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालना है, तो अगर येलो कलर आ जाता है या फिर ठंडा करने पे ऑरेंज वगैरह कलर आ जाता है तो मतलब वहां पे यस, वहां पे आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए ज़ेंथोप्रोटीन हो गया, ब्यूरेट टेस्ट हो गया और निनहाइड्रिन टेस्ट हो गया। ठीक है, याद रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बारफोर्ड टेस्ट हो गया फॉर मोनोसेक्राइड, सेलेवेनोव्स टेस्ट फॉर कीटोस एंड मोलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को ये देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है या नहीं, उसके लिए मोलिस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। प्रैक्टिकल यूज इसका ये है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो इसको। और चैप्टर जो हो चुका है खत्म, और इसी के साथ सिलेबस भी खत्म होता है। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, और मुझे तो हुई हो। तो भाई अप्रैल में अपनी क्लास लगनी शुरू हुई थी और अब नंबर आ गया अपना, कौन सा नवंबर है, 28 चल रहा है ना। तो सिलेबस इज कंप्लीटेड और अब तुम लोगों की रिवीजन चालू हो जाएगी। ठीक है, सो इसको लिख लो, देन वी विल सोल्व सम असाइनमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार कर लो, मैं जब तक स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये लिख लो आप। वर्कशीट आपकी 11 वाली वर्कशीट है बेटा, जो आपकी बायोमोलिक्यूल की अपडेटेड है, अपलोडेड है वहां पे। सो यस, वो हमें करनी है। लिख लिया है क्या, एक बार कंफर्म करो, देन आई कैन स्टॉप शेयरिंग। ओके, ऑल राइट। तो कोई भी बच्चा 12वीं का सिलेबस नहीं छोड़ेगा, समझ आई सबको। 12th तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है बायोमोलिक्यूल्स के जो मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं, कैसे टाइप के सवाल आए। मैं अभी तुम्हें और भी दिखा दूंगी, मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट बनाई है। अगर तुम लोग फॉलो करते हो उस प्लान को तो अभी हम वो सोल्व कर लेते, बिकॉज वी हैव हाफ एन आवर। अच्छे से करते हैं प्रैक्टिस। तुम लोग पहले ट्राई करोगे नोट्स की, जो क्लास में रुकना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, प्लीज वही रहे। जिसको नहीं पढ़ना वो तो बिल्कुल निकल सकता है भाई मेरी क्लास से। आप लोग नोट्स की हेल्प ले सकते हो, जो मैंने नोट्स बनवा रखे हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि आपके लिए डिफरेंट चैप्टर है ना। तो आप नोट्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करोगे। ठीक है, चलो आओ, फिर मैं कराऊंगी। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए, everyone please confirm my screen visible? यस मैम। चलो रफ नोटबुक निकाल लेंगे सारे बच्चे, और अपनी फेयर नोटबुक को भी ओपन करके रख सकते हो। तुम्हें पूरा मौका मैंने पकड़ा दिया है, लेकिन हाँ, टेस्ट के दौरान आप लोग ये नहीं करोगे। ठीक है, चलिए देखो, जो फर्स्ट सवाल मैंने यहाँ पे दिया है तुम्हें, वो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बोला है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग which will not produce orange red precipitate with Benedict solution।
अब बेंडिक्ट सॉल्यूशन किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, यस और नो? तो अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो ही ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हमें ये देखना है किसमें नहीं देगा, तो जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं होगा, है ना, वो नहीं देगा। क्या कहते हो? चलो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, करो, टेक योर टाइम, मैंने आपको दिया 1 मिनट, सोच लो। हैंड रेस करो जिसका हो गया। विशाल हुआ? साहिल का हो गया, यामिनी का हो गया, बाकी का क्यों नहीं हुआ? क्लास मिस करी विशाल, तभी नहीं हो रहा बेटा। साहिल आप बताओ, कौन सा बेटा? 3? कौन से हैं 3? यामिनी आप बताओ बेटा, इतना वेट नहीं कर सकती। यामिनी आप बताओ। सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है तो वो नहीं देगा, बिल्कुल ठीक है। और 2-deoxyribose, क्यों बेटा, ये तो देगा ना, राइबोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है ना। भूल गए? कल बनवाया था। 2 में बस ऑक्सीजन को हटा देना है तो देगा। और amylose, अमाइलोज क्यों नहीं देगा? भाई ये तुम्हें रीजन बताओ ना, चाहिए अगर तुम लोग गूगल से देख के बताओगे तो फिर क्या क्या फायदा फिर मेरा करवाने का, बताना एक बार। वंशिका आप बताओ। मैम क्योंकि अमाइलोज पॉलीसैकेराइड है। वेरी गुड, और वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, जबकि ग्लूकोज, माल्टोज, राइबोज, चाहे 2-deoxyराइबोज या लैक्टोज, सब में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो यस, ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये आपके देंगे। और मैंने शायद बताया भी था, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं तो वो बेंडिक टेस्ट देंगे, याद है कि नहीं है? और जो आपके डाइसेक्राइड है, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, उसमें आप ये चेक करो कि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है नहीं, जिसमें से मैंने कहा था सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी रिड्यूसिंग शुगर है, और अमाइलोज तो पॉलीसेक्राइड है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। नहीं होगा तो बता दो भाई कि मैम नहीं होगा। अरे बता दो, हो जाएगा फिर मैं क्यों ही करवा दूं, जाओ फिर मैं क्लास बंद कर देती हूँ। इसमें पता नहीं क्या, मैंने जैसे रॉकेट साइंस ही पढ़ा दी हूँ क्या? नहीं लिखे हुए तुम्हारे नोट्स में कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है याद कराने का, बल्कि मैं तो बार बार स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करा रही थी, फिर भी नहीं बोलते तुम। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन करो, बनाओ ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाओ, नहीं तो नोट्स की हेल्प लो, लेकिन गूगल कोई यूज नहीं करेगा।
ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाओ, क्या होता है? यही होता है। Yes, ma'am. साहिल, यही होता है। विशाल, नितांत, शौर्य, अंजलि, मयंक, आलिया और ये वंशिका, बबल, आदित्य, तरु। आदित्य तुम पढ़ तो फिर छोड़ देते हो पढ़ना, पता नहीं क्या करूं मैं तुम्हारा। HCN क्या करेगा? साइनोहाइड्रिन बनाएगा सबसे पहले। याद करो कैसे बनाएगा, एक तुम बता देती हूँ। COH है ना, तो साइनाइड क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, सो CN, HOH और HOH और CH2OH। देखो OH यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है मैम। अब वो बोल रहा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? CN किस में चेंज हो जाता है? COH में। बोलो हाँ के ना। अब यहाँ पे उसने HNO3 डाल दिया। HNO3 में क्या होगा कि जो CH2OH है वो भी किस में चेंज हो जाता है? COOH में। बताया था मैंने, याद करो। ग्लूकोज में CH2OH चेंज हो रहा है, तो इसमें भी यही होगा। आपको बोला है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबाव रिएक्शन आर। तो आपको बोला है इनमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ये मेरे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो मुझे बता सकते हैं बच्चे। वो कह रहे हैं दो ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। गलत है, क्योंकि ये तो देखो POS है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वन ऑप्टिकली एक्टिव, वन मीजो। ये ठीक है ना, बिकॉज दिस इज मीजो और दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज यहाँ पे देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये गलत है। वन ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड वन मीजो, ये तो गलत है, बिकॉज मीजो वाला ये क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चन बेटा, ये तुम्हारे ही आए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा मेरा बेटा? बी हो जाएगा। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं करवा चुकी हूँ क्लास में। द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड दैट कंटेन्स ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। आर्जिनिन इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होता है और अमाइड लिंकेज होती है। यहाँ दो NH2 ग्रुप होते हैं। ये भी आपका बेसिक होता है, एक NH2 और एक ग्वानिडीन यूनिट होता है। हिस्टिडीन भी आपका क्या होता है? मोर देन वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है, दो नाइट्रोजन होते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आर्जिनिन इज योर, नहीं आई एम सो सॉरी, उल्टा बोल दिया। आर्जिनिन ही एस्पर्जिन। आर्जिनिन में तो ग्वानिडीन यूनिट होती है, एस्पर्जिन में अमाइड लिंकेज होती है। जिसने मेरी क्लास देखी है उसको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। चलो 2024 का क्वेश्चन देखो। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय लिंकेज। बताओ भाई, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन सी लिंकेज से जुड़े होते हैं? कल मैंने बहुत जोर से समझाया था ये। फॉस्फोरस डाइएस्टर लिंकेज। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो आप लोगों के सामने जब आसान सवाल आता है तो आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, तो इसीलिए मीडियम डिफिकल्ट करने की भी आदत डालो, क्योंकि पेपर में वो भी आएंगे। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटेक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग। बताओ भाई, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटेक्ट? किस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? प्राइमरी प्राइमरी पे नहीं करता, क्योंकि जो टर्शरी, सेकेंडरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर होते हैं वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज करते हैं और अनफोल्ड करते हैं। प्राइमरी तो बेचारा खुद ही सिंपल है, तो वो वैसे का वैसे रहता है। इफ यू गिव सम कंडीशन, पीएच चेंज कर दो, हीट कर दो, टेम्परेचर वगैरह। टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो बताओ भाई, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो कौन से तरह के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं? यस, अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। कर लोगे? चलो
आगे आओ, नंबर ऑफ कंपाउंड, जितने मैं करवा रही हूँ वो मैं करवाऊंगी, बाकी घर से करके आओगे। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज अ हेटेरो एटम, बताओ किस केस में सल्फर एज अ हेटेरो एटम जो है वो होता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जिसने जीओसी का एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा तो वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। देखो फ्यूरान क्या होता है, फ्यूरान ये होता है। थायोफिन क्या होता है, थायोफिन इसमें सल्फर होता है एज अ हेटेरो एटम। पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन तो मेरे को लगता है सबको पता होगा। पायरोल क्या होता है, 5 मेंबर रिंग होती है और नाइट्रोजन होता है। सिस्टीन क्या होता है, सल्फर होता है इसमें प्रेजेंट, याद है अभी पढ़ाया था मैंने, सिर में दर्द करके ट्रिक पढ़ाई थी मैंने। तो मिथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर होता है। टायरोसिन में सल्फर होता है क्या, नहीं मैम, टायरोसिन में तो क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होती है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर देखो, एनसीईआरटी खोलो, कहाँ है मेरा रबड़, कहाँ गया। टायरोसिन में है क्या सल्फर, कंफर्म करो बच्चों। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो 7th का आ गया अपना सी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। स्टार्च बताओ भाई, मोनोमर यूनिट क्या होती है स्टार्च की, बोलो बोलो। अल्फा ग्लूकोज। सेलुलोज की बीटा ग्लूकोज। न्यूक्लियोसाइड में, ओ सॉरी, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर न्यूक्लियोटाइड। और प्रोटीन के Alpha amino. ठीक है। तो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024। आगे आओ, ये देखो, ये क्या है, लिस्ट 2 तो दे नहीं रखी, ये क्या हो गया, क्वेश्चन गलत है ये। चलो कोई नहीं, अपन एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इन्होंने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन बताई होगी, यहाँ पे रिएजेंट लिखे होंगे पक्का। तो ठीक है, आपको पता है ना, मैं ऐसे बता देती हूँ। ग्लूकोज की जब आप रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, विच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो ग्लूकोनिक एसिड देता है, याद है। और जब वो एनहेक्सेन के साथ रिएक्शन करा, सॉरी HI फोस्फोरस की प्रेजेंस में कराते हो तो एनहेक्सेन देता है। और अगर आप HNO3 के साथ कराते हो तो सैक्रिक एसिड या ग्लूकारिक एसिड आपको मिलता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ही वो हो गया, लिस्ट 1 गायब हो गई। चलो देखो 2024 में आया हुआ है, देखो करो इसको, अभी पढ़ाया है तो मैंने। फ्रॉम विटामिन A, B1, B6, B12, C, D, E के ऐसे कौन से विटामिन हैं जो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। KEDA. सोचो सारे बच्चे। फैट सोलुबल विटामिन होते हैं एक तो कीड़ा, KEDA, KEDA, और विटामिन B, C वाटर सोलुबल होते हैं, लेकिन सिर्फ विटामिन B12 होता है जो नहीं, ना ना ना, उसके अलावा कौन सा होता है अपना सोलुबल, ओके, दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, विटामिन B12 है ना। बाकी सारे तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं ना। तो टोटल कितने हो गए, 5। क्लियर हुआ, बताओ भाई। फैट सोलुबल विटामिन स्टोर होते हैं, वाटर सोलुबल नहीं होते हैं, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट B12। चलिए आगे आए, 2024 में नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड सीक्वेंस ये है तो दूसरे का क्या होगा। कल बताया था मैंने, एडेनिन थायमिन के साथ
TAC, ऑप्शन बी है ना, चेक कर लो, G के साथ C के साथ G, TTAA, CGAT, ठीक है। एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन और ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलिए आगे आते हैं। नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड यूजिंग ईच अमाइनो एसिड वंस। हर एक अमाइनो एसिड को एक ही बार तुम्हें यूज करना है ट्राइपेप्टाइड बनाते हुए, तो बताओ ऐसे कितने ट्राइपेप्टाइड तुम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड। तो क्या कर दो, 3 का फैक्टोरियल 6. कितने हो जाएंगे, हो जाएगा। जैसे मान लो ABC है, तो कौन कौन से पॉसिबल है, ABC, ACB, ऐसे B के लिए कर लो BAC, BCA, ऐसे C के लिए कर लो CAB और CBA, है ना। तो ये 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। आगे आओ। अब बात आती है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है सही है एल ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज होता क्या है, थर्ड पोजीशन पे याद रखना OHH होता है, ठीक है। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, ये तो डी ग्लूकोज है, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगा, एल ग्लूकोज होगी। तो अब चेक कर लो कौन सा है, OHH, HOH, OHH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, एल ग्लूकोज है, बिकॉज बोथ डी एंड एल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हो जाएगा। 2024 में था ये क्वेश्चन, तो ये 2023-24 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं, 2025 में देखते हैं क्या लेवल था। वो कह रहे हैं कि जो ये दिया हुआ इमेज, टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्ट्रक्चर A एंड B। तो कह रहे हैं कि जब ये तुम्हारा अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब pH 2 होगा तो क्या होगा, pH 10 होगा तो क्या होगा। तो याद करो, जब तुम pH ज्यादा करते हो, मैंने कल पढ़ाया था तुम्हें स्विट्जरलैंड में, तो बेसिक मीडियम तुमने यादा कर दिया, तो बेस क्या करेगा, H+ निकाल लेगा। तो बेसिक मीडियम में एनायनिक स्पीसीज मिलती है, हाँ के ना। और जब तुम बोलो, जब तुम एसिडिक कंडीशन ले लेते हो तो कैटायनिक स्पीसीज मिलती है ना। H+ जो है ये नाइट्रोजन के लोन पे ले लेता है। तो देख लो A कौन सा होगा ये, और B कौन सा होगा। पढ़ाया था बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी। अब नहीं याद तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पढ़ने की कोशिश करो, कल भी कराया था मैंने सवाल। मैम पहले वाली सही है। नहीं सही क्यों है, प्रोटीन्स आपको बीटा अमाइनो एसिड्स देते हैं सिमरन, अल्फा। फिर गलत हुआ ना ये तो। ये देखो, नेचुरल प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय एसिड व्हिच कन्वर्ट द वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन तो वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो ये भी गलत हो गई। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। वेरी गुड अरांश, अरांश ने सही बताया। तो ध्यान रखो भाई चीजों का। ये देखो, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ना। स्टेटमेंट 1, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आपको सुक्रोज मिलता है, बिल्कुल वैसे ठीक है। नहीं ठीक है कि गलत, तुम बताओ, मैं क्यों बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस मैम। कैसे ठीक है ये, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी होता है, तो यहाँ पे ये आएगा बेटा ब्रैकेट में माइनस। तो ये तो ठीक कहाँ से हो गई पहली स्टेटमेंट। और जब आपका, बोलो, पॉजिटिव नहीं देखा था। हाँ वही तो गड़बड़ है ना बेटा। इनवर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस। हाँ इनवर्ट शुगर ही तो बनती है फ्रक्टोज। सो इसलिए तो इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं ना। तो ये ठीक है। तो पहली गलत,
दूसरी थी। क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? 2025 में। हो जाएगा? यस मैम। आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कल पढ़ाया था। डीएनए का एक स्ट्रैंड की दे रखी है सीक्वेंस, ठीक है, तुम्हें दूसरे की बतानी है और हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहे हैं। तो साइटोसिन और ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थायमिन में 2। तो देख लो ग्वानिन वाले कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो ये हाल है कि मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, 7। तो इनकी जोड़ी बनेगी ग्वानिन की साइटोसिन के साथ, साइटोसिन की ग्वानिन के साथ। तो 1 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, तो 7 कितने बनाएंगे? 21। और बाकी जो बचे 1 2 3 4 5 6, एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, थायमिन एडेनिन के साथ। तो 6 कितने बनाएंगे? 12। तो आंसर इज 33। कल करवाया था बेटा। ये देखो, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट दैट अपॉन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ HCl विल गिव राइज टू डाइपेप्टाइड। मतलब आपको वो रिएक्शन बतानी है जहां से HCl निकल जाएगा और HCl निकलने के बाद आपको ग्लाइसिन और एलानिन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है HCl निकल कहां पे रहा है। डाइपेप्टाइड में क्या होता है? एक पेप्टाइड लिंकेज होगी। तो देखो कहां से मिलेगा आपको, बताओ। फर्स्ट वाले से देखो, ये देखो मिला ना, HCl बन गया। दिस इज ग्लाइसिन और जो ये वाली यूनिट कंबाइन होंगी एलानिन। बाकी तो कहीं नहीं निकल रहा है HCl, यहाँ नहीं निकल सकता, यहाँ नहीं निकल सकता, यहाँ पे निकालोगे तो CuNH2 बन जाएगा, विच इज नॉट अ पेप्टाइड लिंकेज। ये वाला क्वेश्चन करो, अभी आया है देखो 2025 में। इनमें से कौन से फैट सोल्यूबल है भाई? ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है, और ये ई। मतलब अच्छा काफी सारे दिए हुए हैं। तो कीड़ा होता है KEDA। अब देखो कीड़ा में के है तो ई तो होगा ही होगा, एक ही ऑप्शन है देखो, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे देखो एल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लोगे, अगर तुम्हें फ्रक्टोज का आता है उसकी मिरर इमेज बना लोगे तुम लोग, और एल फ्रक्टोज का वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या कहते हो? भाई तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या करूं मैं? ये करो 21, 25 ही क्वेश्चन है, करके जाओ यहीं से। 21 क्वेश्चन करो सारे बच्चे। बताओ भाई, टेट्रा पेप्टाइड की जब हाइड्रोलिसिस हुए तो 4 अमाइनो एसिड मिले इक्वल प्रोपोर्शन में ल्यूसिन। तो कितने नंबर ऑफ टेट्रा पेप्टाइड सीक्वेंस पॉसिबल होंगे? और ध्यान रखना जो आप बना रहे हो टेट्रापेड पेप्टाइड, उसमें एक अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड को इन्वॉल्व करना है। मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते ग्लाइसिन ग्लाइसिन एलानिन वेलिन, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ल्यूसिन छूट गया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 24 पॉसिबल सीक्वेंस है। ठीक है, आगे देखो 22 में देखो, आरएंश वेरी गुड, सही बता रहे हो तुम। आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमाइनो एसिड, करवाया था ये भी मैंने। चेक करो कौन से एसेंशियल है भाई साहब।
पीवीटी टिम होल, इसमें ना ऑप्शन थोड़े ना ऐसे पास पास है ना, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है, हो सकता है तुम्हें भी हो रही हो। ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। तो देखो भाई, प्राइवेट टिम होल है ना। अब ऐसा देख लो जो नहीं है, प्रोलिन तो हमारा कहीं आता ही नहीं था इस ट्रिक में, तो जहां पे भी बी है वो हटा दो। बी कहाँ है मैम, यहाँ है, ये हट गया एक। ठीक है, बोलो। बाकी सब है, वेलिन भी होगा, क्रियोनिन भी होगा, है ना, और आपका लाइसिन भी होगा। बाकी सब है ना, ए है, सी है और डी है। टायरोसिन तो नहीं होता ना, ट्रिप्टोफेन होता है ना, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन। तो ए सी डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, प्राइवेट टिम होल। फिर से बता देती हूँ कौन कौन था ये, फिनाइलएलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है, ये थे। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये भी 2025 का था। अमाइलोज में हमें क्या मिलता है भाई, बताओ भाई। अल्फा C1 C4। C1 C4 मिलता है और अल्फा मिलता है। C1 C4 और अल्फा मिलता है। ठीक है, और स्टार्च, बेसिकली स्टार्च के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, सो अल्फा C1 C4 मिलेगा प्लांट, यानी कि ए का हो जाएगा अपना 4। क्या कहते हो? बी का 1 हो जाएगा। सेलुलोज में बीटा लिंकेज होते, देखो बी का तो 200% 1 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गया। ग्लाइकोजन क्या था, एनिमल स्टार्च था, और इसमें क्या होता है, अल्फा C1 C4 एनिमल, बोलो। तो सी का सेकंड आ जाएगा और डी का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्यों, अमाइलोपेक्टिन में क्या होता था, ब्रांचिंग भी होती है C166 पे, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ध्यान से देखो, गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए जब आता है तो बहुत ध्यान से उसको अपने को करना है। मुश्किल तो नहीं है, बोलो। इसलिए मैंने कहा था याद रखना, ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, वरना तुम गया सवाल तुम्हारे हाथ से। ठीक है, बोलो। ये वाला क्वेश्चन करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टार्च हमें गैलेक्टोज देता है, यस और नो? नहीं मैम। क्या केन शुगर हमें इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है? हाँ मैम। मिल्क शुगर क्या हमें ग्लूकोज गैलेक्टोज देता है? हाँ मैम, मिल्क शुगर तुम्हारी लैक्टोज ही है। क्या अमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है? नहीं मैम, सिर्फ ग्लूकोज देता है। अमाइलोज क्या ग्लूकोज देता है? हाँ मैम। तो बी ठीक है, सी ठीक है और ई ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्या चेक करो। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर मैच करना है तुम्हें, है ना। एडेनिन निकल कर आया था, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो बस देख लो, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अरे माइक, पंची का देखो, माइक माइक माइक, हाँ। और बाकी तुम देख लो। नहीं, उल्टा बना दिया, अरे यार एक सेकेंड। ये थायमिन है ना, मिथाइल है यहाँ पे, और ये आपका यूरेसिल हो गया, जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइटोसिन। ठीक है, सो ये आपके कुछ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे जो कि खत्म होते हैं। ठीक है, यस। अब तुम्हारी फिर रिवीजन स्टार्ट होगी। 1 दिसंबर को तो तुम्हारा पेपर डिस्कशन होगा, और उसके बाद तुम्हारी रिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत कम टाइम रह गया है, अपनी मेहनत करो। ठीक है,
ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तुम्हें मंडे को मिलती हूँ बेटा।